नेपाल के बाद अब फ्रांस में प्रदर्शन के गुस्से का तूफान लगातार उभरकर सामने आ रहा है। राजधानी पेरिस में सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस में जनता ने प्रधानमंत्री मैक्रों के द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर जो प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है। राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की और पुलिस पर पथराव तक कर दिया। इन प्रदर्शन में आपको बता रहे हैं कि शुरुआत सोशल मीडिया पर ब्लॉकिंग एवरीथिंग के आह्वान से हुई थी। जनता अब सड़कों पर उतर आई है और सरकार की वित्तीय प्रबंधन और जन कल्याण पर सवाल भी उठा रही है। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि मैक्रो सरकार ने जनता की जिंदगी सुधारने की दिशा में कोई भी ठोस कदम बिल्कुल भी नहीं उठाया। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को काबू करने में लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। जगह जगह कूड़ेदानों में आग लगाई जा चुकी है। प्रदर्शनकारी हर गतिविधि पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक चरण में लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में सुरक्षा बल तैनात कर अवरोध हटाने की कार्रवाई भी जारी है। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। क्या है इसकी वजह? दरअसल पेरिस में 30 से ज्यादा जगहों पर आगजनी और हिंसा देखने को मिली है। हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट चलाया गया है। तो प्रदर्शन की वजह क्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। फ्रांस की सड़कों पर लोकतंत्र की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकार बनाम जनता टकराव की तैयारी जो है वो भी यहां पर देखी जा रही है। मैक्रो सरकार के खिलाफ आक्रामक है लोग और जमकर प्रदर्शन जो है वो फिलहाल सड़कों पर हो रहा है। सेना, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कूड़ेदान में आग लगा दी गई है। धुएं का गुबार भी उठता हुआ देखा जा सकता है। कई बसों को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला है और पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं। लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। एक लंबा जाम सड़क पर लग चुका है। जो राहगीर है वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आगजनी हुई है, तोड़फोड़ से हर तरफ हाहाकार मच गया है। पेरिस समेत कई शहरों में विद्रोह की ज्वाला साफ तौर पर प्रमुख होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस लोगों को तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ही हो चुकी है। मैक्रो सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। सरकार की तरफ से जो नीतियां लाई गई वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है और जनता ने अपना रुख साफ कर दिया है कि नीतियों को वापस ले सरकार। बजट में कटौती, सत्ता में हलचल। बजट कटौती ने जनता का गुस्सा ज्यादा भड़का दिया। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट बना हिंसा की वजह। आर्थिक सुधारों के खिलाफ भड़की फ्रांस की जनता। सोशल मीडिया से शुरू हुई बगावत की चिंगारी। जनता बनाम सरकार, गुस्से की वजह बजट। यह अपने आप में एक सवाल। बजट में कटौती हुई जिसके बाद सत्ता में हलचल बहुत ज्यादा तेज हुई है। दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री ने बजट में 44 अरब यूरो, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए बचाने की योजना पेश की थी। और इसी बीच विदेश मामलों के जानकार अरविंद तेजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जिस तरीके से अब फ्रांस में भी लगातार आग भड़कती हुई नजर आ रही है, लोग सड़कों पर आए हैं। बजट में कटौती की तो लोग सड़कों पर आ गए। अब किस तरीके से इसको देखा जाए कि आखिरकार हर तरफ, चाहे हम नेपाल की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, हर तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह तो प्रद्युमन साहब एकदम साफ है। वो ये है कि दुनिया में जब तक शोषण का तंत्र रहेगा उस शोषण के खिलाफ आवाज भी उठेगी। और वैसे भी फ्रांस तो आंदोलनों की भूमि रही है, चाहे वह विश्व को प्रजातंत्र सबसे पहले फ्रांस ने दिया, विश्व बंधुत्व, प्रजातंत्र और ये अंतर्राष्ट्रीयता, ये तमाम नारे फ्रांस में लगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर बाद में फ्रांस की उस क्रांति को खत्म करके वहां पे कब्जा किया था। तो फ्रांस तो हमेशा से नए विचारों की वह अग्रदूत रही है। और दूसरी ये कि 1968 का मूवमेंट भी लगभग ऐसा ही था, जब पेरिस यूनिवर्सिटी को जो विद्यार्थी थे उन्होंने कब्जा कर लिया था और उसी के बाद में उत्तर आधुनिकता की शुरुआत हुई थी। और अब अगर फ्रांस में ये आंदोलन हो रहा है तो उसको इसी संदर्भ में समझना चाहिए, क्योंकि फ्रांस का जो खासकर कॉर्पोरेट लॉबी है वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर रही है। हम देख रहे हैं कि गाजा में 60 से 70 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया और इसके पीछे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉबी के फायदे और वही जुड़े हुए होते हैं।
और तमाम जो नीतियां हैं वह उनके अमीर लोगों के फायदे के लिए होती है। उपनिवेश के दौर में जरूर कुछ थोड़ा सा टुकड़ा या उनको थोड़ी सी लग्जरी के लिए उपनिवेशों की जो लूट आती थी, वह लूट में से उनको मध्यम वर्ग को कुछ दे दिया जाता था। पर अब क्योंकि उस लूट का वह जो कमाई है वह बंद हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बहुत तेजी से बदल रही है, अफ्रीका और एशिया में विकास हुआ है, तो लूट का वह माल नहीं आ पा रहा है जिसे यूरोप में बांटा जा सके। वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही स्लो डाउन हो गई है और विकास का जो प्रतिशत जो दर होनी चाहिए जी उस गति से विकास नहीं कर रहा है। ऐसे में युवाओं में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और उसके कारण वह असंतोष का रूप ले रहा है। बिल्कुल, लेकिन और उस अरविंद पर जी, जिस तुलना तरीके की से है, आपने बताया कि जो बेरोजगारी दर बढ़ी है उसकी वजह से युवा सड़कों पर आ गए हैं, खासतौर पर नेपाल में जेन ज़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहां पर भी वही स्थिति बन रही है। 2022 में पेंशन में बदलाव को लेकर भी युवाओं का सरकार पर गुस्सा फूटा था। 2023 में भी प्रदर्शन के दौरान कुछ युवकों को गोली लगी थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो कुल मिलाकर अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ युवा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए जो साथ अन्याय किया जा रहा है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो या फिर किसी भी नीति को लेकर हो। अब ब्लॉक एवरीथिंग की एक मुहिम यहां पर चल गई, उसके बाद आंदोलन यहां पर कर दिया गया। सोशल मीडिया, इन सब तरीके की चीजों को लेकर ये प्रदर्शन अब आगे बढ़ेंगे क्या? देखिए प्रद्युमन साहब, ये चीज हमें समझनी होगी कि जितने भी आंदोलन या विद्रोह होते हैं वो युवा ही करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो। हमारे प्रधानमंत्री भी उसी आंदोलन से निकले हुए नेता है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े थे, इंदिरा के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक वैसे ही तमाम देशों में या नेपाल में देखें या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन देखें, इन तमाम को जो लोग आगे बढ़ाते हैं वह युवा ही होते हैं। तो युवाओं के बिना विद्रोह या आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र के बाद में व्यक्ति आंदोलनरत नहीं होता है। पर इसका एक सबसे खराब जो कहना चाहिए पक्ष ये है कि उस आंदोलन का जो नेतृत्व होता है वो कई बार अक्सर जो पुरानी जनरेशन से जो संकेतित हो रहे हैं उन लोगों के हाथ में चला जाता है, या कभी कभी वह अवसरवादियों के हाथ में वह आंदोलन चला जाता है। पर जैसा कि आपने पूछा कि युवाओं के बिना किसी भी आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती, तो यह कोई बहुत नई बात नहीं है प्रद्युमन साहब। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जिस तरीके से नेपाल के बाद फ्रांस में बगावत के जो सुर है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आपने भी बताया और मौजूदा स्थिति में भी ये देखने को मिलता ही है कि कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर और नीतियों को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर होते हैं। लेकिन फ्रांस में मौजूदा स्थिति ये बन रही है कि जो नीतियां सरकार ला रही है उसका विद्रोह हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि और भी कोई विदेशी ताकतें हैं जो इस तरीके के प्रदर्शनों को आग दे रही हैं? देखिए, विदेशी ताकतों का फ्रांस के संदर्भ में बहुत कम और मुश्किल है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो लगभग उन सारे देशों की जो आर्थिक और विदेश नीतियां हैं वो लगभग समान है। तो यहाँ पे कोई ऐसे हित नहीं है जो आपस में टकरा रहे हो। अमेरिकन सीआईए का वहां कितना दखल हो सकता है यह डाउटफुल है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, या कि अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। चीन की अभी वह क्षमता नहीं है कि वह यूरोप में घुसकर चीन का डीप स्टेट ये काम कर रहे हैं। तो बाहरी कोई साजिश हो सकती है, इसकी संभावना तो कम है। यह स्वतः बिल्कुल, ये जरूर संभावना कम लगती हुई आंदोलन नजर आ रही है, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं। अब फ्रांस भी सुलग रहा है। दरअसल मैक्रो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारी आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। कूड़ेदान में आग लगा दी गई है। हर तरफ नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उसके बाद जमकर प्रदर्शन किया गया है। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि जो लोग हैं वो अब संसद का रुख कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आग लगा दी गई है और साथ ही साथ कई बसों को आग में पूरी तरीके से फूंक दिया गया है। आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, जिससे हाहाकार मच गया है। पेरिस समेत कई शहरों में विद्रोह की ज्वाला इस कदर भड़क चुकी है कि उसको शांत करने के लिए कई मुसीबतों का सामना भी प्रशासन कर रहा है। खास मेहमान अरविंद तेजावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार अब स्थिति काफी खराब तो हो ही चुकी है, चाहे हम नेपाल की बात करें या फिर पेरिस की बात करें, लेकिन मैक्रो सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई जा रही थी उसका विरोध हो रहा है। अब सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? देखिए, जो इमानुएल मैक्रो है वो एक तरीके से राष्ट्रवादी लीडर रहे हैं।
और जो खासकर राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स होती है उसकी ये मजबूरी होती है कि वह कॉरपोरेट्स के कंधे पे चलती है, क्योंकि उनका जो पूरा तरीके से जो बेसिस होता है, जो खासकर डोनेशन वगैरह या जो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है, वह ये ऐसा होता है कि कॉरपोरेट्स के साथ ही चलना होता है। और ऐसे में क्या होता है कि अगर कॉरपोरेट्स को आप फायदा दे रहे हैं तो बोझ जो है वो वहां की आम जनता पर ही डालना पड़ेगा। तो यह है, पहले ये चल जाता था क्योंकि संचार के इतने जबरदस्त साधन नहीं थे, पर अब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब सोशल मीडिया का जमाना है और एक आदमी के विचारों को फैलने में बहुत कम समय लगता है। तो ऐसे में एक जो कॉमनवेल जिसको हम बोलते हैं, या जो एक आम जो चाहत है, उसको शक्ल लेने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और वही विद्रोह के रूप में परिणत हो जाती है। तो फ्रांस का अभी जो है वह यही है। और फिर फ्रांस के लोग अपने आप को मानते भी हैं कि वह पूरे यूरोप के सबसे शालीन और सबसे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कि हर एक आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। जैसे कि भारत के संदर्भ में यूपी और बिहार को कहा जाता है, वही हालत फ्रांस की है। तो इस चीज को हमें देखना होगा। और फ्रांस की जो वर्तमान स्थिति है, मुझे लगता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा। फ्रांस प्रद्युमन के लोगों साहब, की अगर हम बात कर लेते हैं, फ्रांस के लोग जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के पास ऑप्शन, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोचने के लिए समय जरूर है, लेकिन हो सकता है कि नीतियों को वापस भी लिया जा सके। और निश्चित रूप से नीतियों को तो वापस लेती ही है सरकारें। अक्सर ऐसा हुआ है, खाली यह फ्रांस की ही बात नहीं है। और फ्रांस में ऐसे, वहां सरकारों में ऐसा कोई ईगो नहीं होता है, क्योंकि जहां सामंती सोच होती है वहां ईगो भी होता है। और आपको अगर भारत के संदर्भ में मैं आपको याद दिलाऊं, तो किसान आंदोलन के बाद में सरकार ने यह महसूस किया कि नहीं, शायद यह जो हम सोच रहे थे वो दुरुस्त नहीं था, तो उन्होंने उसको ठीक किया। तो वही हालत फ्रांस और यूरोप में है। मुझे लगता है कि वहां नीतियों को लेने में कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, पर नीतियां लेने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व है वह असफल हो गया है, तो उस लीडर को अपना पद और अपना सम्मान खोने का डर रहता है। उसके बाद में उसकी पॉलिटिक्स एक तरीके से बैकफुट पे चली जाती है, जैसे कि कनाडा में हुआ था, जस्टिन ट्रूडो के साथ हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी तरफ ध्यान तो सरकार पहले तो चाहेगी कि दमन या किसी के सहारे इस आंदोलन को शांत किया जाए, पर अगर ये नहीं होता है तो अब यह वह दुनिया नहीं है, राजाओं का राज नहीं है, सामंतवाद नहीं है। इसलिए यहाँ पे जनता की मांग और जनता की चाहत को ही सर्वोपरि रखा जाएगा। यही इस तंत्र की खासियत है, जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं। प्रद्युमन साहब, अरविंद जी, अत्याधुनिक देश ये है और उसके बावजूद जब इस तरीके के युवा जो पढ़े लिखे हैं वो सड़कों पर उतरते हैं और खास तौर पर आर्थिक चीज़ों को जिस तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए था वो बढ़ावा नहीं मिला, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन आगे बढ़ाते हैं, तो अपने आप मन में एक सवाल आता है कि ऐसे देश के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ मुहैया कराई जाती है, आगे बढ़ने के मौके दिए जाते हैं, ये अपने आप में बड़े सवाल भी खड़े करती है। बिल्कुल आपने ठीक शब्द का इस्तेमाल किया, अत्याधुनिक। तो आधुनिकता की अपनी सीमाएं हैं। जैसे कि जो आधुनिकता ने, जो मध्यकाल है, जो सामंतवाद है, उसके बाद में जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई, तो उसने बहुत सारी चीजें नहीं दी, जिसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, या एक जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, या तमाम जी। चीजें दी, उद्योगों का विकास हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आधुनिकता है वह एब्सोल्यूट है। आधुनिकता के बाद में इसकी कमियां 1968 से ही फ्रांस में नजर आने लगी थी, और उत्तर आधुनिकतावादी विचारक आए और उन्होंने ये कहा कि ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जी। इसकी ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये आगे जो आंदोलन होंगे वो इसी मॉडर्निटी के, या इस मॉडर्न डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस हैं, और इसको आगे इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है वही ढूंढने के इस तरीके के आंदोलन प्रयास होते हैं। तो प्रद्युमन साहब, हमें इस चीज को ऐसे ही समझना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको यह भी बताता हूं कि आप जिस लग्जरी की बात कर रहे हैं, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही जिक्र किया था कि वह लग्जरी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि उपनिवेशों का जो शोषण होता था और उस शोषण से जो पैसा आता था, जो वहां के मध्य वर्ग में बांट दिया जाता था, अब वह खत्म हो चुका है। अब उन देशों में भी अवेकनिंग आ रही है। तो जो शोषण का तंत्र है वो केवल यूरोप तक सीमित हो रहा है, उनकी विकास की दर ठप हो रही है, और इसीलिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और बिल्कुल। रोजगार नहीं मिल रहा है
तो उसमें असंतोष पैदा हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं असंतोष की जो भावना है वो ही इस कदर हावी हो रही है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल पेरिस समेत कई शहरों में विद्रोह की जो ज्वाला है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है।